Hello students, my name is Manish Shivare and as you know I was teaching RAC. So here I am to discuss next unit of RAC which is psychometry. Here I am just because of COVID-19, that's why we are in upgrade platform. Okay. So first of all we will know about what is our psychometry. Okay, what is psychometry? It is the branch of science which deal with the study of moisture. रिमेंबर दिस पॉइंट. मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर जैसे आप जो एनवायरनमेंट में एयर देखते हो वो हमेशा मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर मतलब आपका ड्राई एयर, ये प्योर ड्राई एयर एंड वाटर वेपर. आपको पता होगा कि जो आप यूज़ करते मतलब जो एनवायरनमेंट में एयर है उसमें हमेशा वाटर वेपर अवेलेबल होता है. ठीक है ना. नहीं पता तो हमेशा ऑब्जर्व करो, जैसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल होता है, अगर उसका टेम्परेचर 15 से नीचे है तो उसके आउटर सरफेस पे लिक्विड फॉर्म आ जाता है. ठीक है ना. वाटर वेपर का तो कहाँ से आता है? वो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उधर से आता है. ठीक है. तो ऐसी एयर को जिसमें वाटर वेपर भी है और प्योर एयर भी है, वाटर वेपर भी है और प्योर एयर भी, उस मिक्सचर को हम कहते हैं मॉइस्चर. मॉइस्चर ज़रूरी नहीं कि आपका वेट हो. ठीक है ना. ये ड्राई भी हो सकता है. वाटर वेपर जैसे हम जानते हैं कि ड्राई फॉर्म में होता है, सुपर हिस्टेड हीम होता है. और प्योर एयर, ड्राई एयर, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरीके की गैसेस होती हैं. ठीक है ना. तो ये दोनों ड्राई होती है इसलिए हम इसको ड्राई एयर भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो इस टॉपिक पे या इस चैप्टर पे हम प्रॉपर्टीज़ या चेंजेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. किसके रिगार्ड्स में? मॉइस्चर के रिगार्ड्स में. ठीक है ना. ना व्हाट इज़ द साइकोमेट्री टर्म्स. कौन कौन से टर्म यूज होंगे साइकोमेट्री को एनालिसिस करने के लिए. ठीक है ना. तो फर्स्ट वन इज़ ड्राई एयर. इसको आप प्योर ड्राई एयर भी कंसीडर कर सकते हो. ठीक है ना. इसको आप प्योर ड्राई एयर भी कंसीडर कर सकते हो. तो ड्राई एयर क्या होता है? ड्राई एयर इज मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, H2O, आर्गन, हीलियम एटसेट्रा. ठीक है ना. जैसे आप सभी को पता भी होगा, मैनी ऑफ दोज नोन, कि इसका एयर का मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है. तो जिस एयर का मॉलिक्यूलर वेट 28.966 है उसको हम क्या कहते हैं? प्योर ड्राई एयर. ठीक है ना. अब आते हैं इसका गैस कांस्टेंट क्या होता है. तो मैंने कई बार बताया कि ये जो है ये गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट आप हमेशा निकालते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो मॉलिक्यूलर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है? 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन. ठीक है ना. किलो मोल केल्विन डिवाइडेड बाई 28.966. इसको आप करोगे तो आप देखोगे कि वैल्यू इतनी आ गई. तो ये आपकी ड्राई एयर की प्रॉपर्टी है. ठीक है ना. ये आपका मॉइस्चर नहीं है या मिक्सचर नहीं है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर का, ये प्योर ड्राई एयर है. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट, मॉइस्चर क्या होता है. जैसे ऊपर डिस्कस कर लिया, मॉइस्चर होता है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर. देखो, ड्राई एयर भी गैसियस फॉर्म में होता है और वाटर वेपर भी गैसियस फॉर्म में होता है. ठीक है ना. और ये दोनों चीज़ें क्या होती है? ड्राई होती हैं, वेट नहीं होता है, इसलिए हम इसको ड्राई एयर भी बोल सकते हैं. ठीक है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर डिपेंड अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर. मतलब कि कितना वाटर वेपर 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में मिक्स हो सकता है. अब ऐसा तो है नहीं कि 1 किलोग्राम ड्राई एयर में आप 1 किलोग्राम वाटर वेपर मिक्स कर दो, नहीं होगा. तो कितना मिक्स होगा वो डिपेंड करता है, मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि उस ड्राई एयर का प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है. ठीक है. तो यही लिखा हुआ है. फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट साइकोमेट्री टर्म में सैचुरेटेड एयर. अब देखो, सैचुरेटेड एयर क्या है कि अगर मान लो हमने 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर ले लिया, कौन सा? प्योर ड्राई एयर. 1 किलोग्राम ऑफ प्योर ड्राई एयर ले लिया और इसमें वाटर वेपर ऐड करना चालू किया, तो क्या होगा? इनिशियल कंडीशन में कुछ कुछ वाटर वेपर ऐड होता रहेगा. एक कंडीशन आएगी कि अब उसमें वाटर वेपर ऐड होना बंद हो जाएगा. तो जितना मैक्सिमम वाटर वेपर ऐड हो चुका है तो उस एयर को हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर. तो देखो क्या लिखा है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट. मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हैज़ बीन डिफ्यूज्ड.
मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑलरेडी मिला दिया गया है। अगर हम इसके बाद अब और वाटर वेपर ऐड करते हैं तो नहीं होगा जब तक प्रेशर टेम्परेचर सेम है। मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम उसको प्रेशर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो शायद हो सकता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और ऐड किया जा सके। लेकिन अगर हमें प्रेशर और टेम्परेचर गिवन दे दिया है कि आपका प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें एक मैक्सिमम वाटर वेपर की लिमिट डिफाइन की जा सकती है कि इसमें इतना ही वाटर वेपर ऐड होगा, और जितना वाटर वेपर ऐड होगा उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर। ठीक है ना। अगर कोई गिवन एयर है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिफ्यूज्ड कर दिया गया, तो अब वो जो एयर हो गई जो मिक्सचर एयर है, कौन सा एयर, मॉइस्ट एयर या मिक्सचर, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, अब ये आपका सैचुरेटेड एयर हो गया। ठीक है। अच्छा, तो देखो सैचुरेटेड एयर अगर आपको पता चल गया तो आपको बताया गया कि सैचुरेटेड एयर जो होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिफ्यूज हो सकता है, और जीरो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, प्योर ड्राई और एयर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अब बाकी की जो जितनी गैसेज होंगी, मतलब बाकी का जितना भी सैंपल ऑफ एयर होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। सपोज दैट कि 1 किलोग्राम, हमें एक गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पे बोला गया है कि 1 किलोग्राम गैस में 10 ग्राम वाटर वेपर ऐड किया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब इसी प्रेशर और टेम्परेचर पे जितने भी सैंपल ले लो तो या तो उसमें 0 ग्राम होगा, ठीक है ना, और या 10 ग्राम होगा। इसके बीच में सारी गैसेस जितने भी सैंपल है सारे इसके बीच में आएंगे। किसी में 3.5 होगा, किसी में 2.5 होगा, 6.7 होगा, 9.1 होगा, 9.8 होगा, लेकिन 10 से ना ऊपर जाएगा और ना 0 से नीचे जाएगा। ठीक है ना। अब जितने भी सैंपल ले लो, कब, जब आपका एट प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन कर दिया। ठीक है। तो अब देखो इसमें कह रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन किलोग्राम ऑफ गिवन एयर। वही मैंने बोला ना कि अब कोई सा भी सैंपल ले लो एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, अब कोई सा भी सैंपल ले लो तो वो सब इसी के बीच में आएंगे। तो इसका मतलब जो सैचुरेटेड है उससे कम आएगा और जो प्योर ड्राई एयर है उससे ज़्यादा आएगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, मान लो हमने यहाँ से एक सैंपल उठा लिया, उसमें क्या था, उसमें बोला कि 4 ग्राम ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है ना, 4 ग्राम है, और मैक्सिमम में कितना था सैचुरेशन में 10, और प्योर में क्या है 0। तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलेंगे तो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 अपॉन एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ सैचुरेटेड एयर। अब देखो ये क्या लेगा, सैचुरेटेड एयर, तो सैचुरेटेड में कितना था 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.4। तो इसका मतलब जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो कहाँ से कहाँ आता है, हमेशा 0 से, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें कहाँ से आएगा, 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मान लो जैसे यहाँ पे सैचुरेटेड एयर फिर से होता है तो यहाँ भी 10 हो जाता है, यहाँ भी 10 हो जाता है, 10 10 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जितनी भी वैल्यू आएगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। क्लियर है इतना। इसके बाद आ जाते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखो नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में आप जानते हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है, कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है मतलब जो एयर होती है वो वेट होने लगती है, ठीक है ना, या उसमें वाटर वेपर कंटेंट ज़्यादा होने लगता है। जैसे आप समर सीजन में जो एयर होती है वो ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा होती है। हम हमेशा बोलते हैं आज वेदर बड़ा ह्यूमिड है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि उस एयर में, उस वेदर के एयर में जो वाटर वेपर पार्टिकल है वो क्या है, एक्सेस मात्रा में। अब एक्सेस क्या होता है, सैचुरेशन से ज़्यादा होता है, नहीं, एक्सेस जो होता है वो सैचुरेशन से कम होगा लेकिन हमारे कंफर्ट जोन से ज़्यादा होगा। अभी आपको बताएंगे कंफर्ट जोन क्या होता है। हमको जितने में अच्छा लगता है उससे ज़्यादा हो गया तो हम बोलते हैं आज वेदर ना बड़ा ह्यूमिड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सैचुरेशन से ऊपर चला गया, रहेगा सैचुरेशन से ही नीचे। तो देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर, इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, present in 1 kilogram of dry air. It is also called specific humidity और ह्यूमिडिटी रेशियो। यहाँ 3 टर्म्स हैं। ह्यूमिडिटी को ही हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो। इसको W से डिफाइन करते हैं, नोट कर लेना। और इसकी जो यूनिट डिफाइन की गई है वो है ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। ये इसकी यूनिट रहती है। अगर आपको साइकोमेट्री चार्ट अभी आगे जाके पढ़ाया जाएगा
उसमें देखोगे तो मोस्टली यूनिट यही लिखी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमिडिटी क्या हो गया, 1 किलोग्राम एयर में कितना वाटर वेपर ऐड है। तो जैसे हमने बताया था, एक सैंपल लिया था इसमें 4 था, ये सैंपल लिया था ये सैचुरेशन का इसमें 10 था, ये ड्राई एयर लिया ये क्या है 0, मतलब ये प्योर है। तो कहीं अगर एक भी नहीं है तो हम उसको बोल देंगे प्योर ड्राई एयर, प्योर ड्राई एयर। और कहीं बहुत ज़्यादा है तो फिर हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि कितना है, ठीक है। ना नेक्स्ट आपका आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखो यहाँ पे याद रखना कि आपको जो ह्यूमिडिटी बताया गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताया गया, या ह्यूमिडिटी रेशियो बताया गया, ये बोला गया है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ड्राई एयर, ठीक है ना। ये जो ड्राई एयर मिक्सचर का सैंपल लिया गया ये क्या है 1 किलोग्राम है, लेकिन अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या है, ये बोला गया इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। दोनों में यही निकाला गया है कि गिवन सैंपल में कितना मास ऑफ वाटर वेपर है, लेकिन सैंपल अगर 1 किलोग्राम है तो उसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोला है, सैंपल अगर 1 मीटर क्यूब है तो उसको क्या बोल दिया गया है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और उसकी यूनिट क्या रखी गई है ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे देखो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ऐसे यहाँ याद रखना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। नेक्स्ट टाइम आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया, मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर टू मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड एयर, ये होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे तुमने यहाँ देखा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, तो अपॉन एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन किलोग्राम ऑफ सैचुरेटेड एयर, ठीक है। इसको हम W लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख देंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो हो गया आपका W, और इसकी जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपको WS। ये हो गया आपका क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का रेशियो है इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। तो जो नॉर्मली हम थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं, नॉर्मली जो थर्मोमीटर हम लोग देखते हैं जिसमें मरकरी होता है ना, तो उसका जो बल्ब होता है, जो बल्ब जैसे ये थर्मोमीटर है तो ये तो आगे का पोर्शन जो टेम्परेचर सेंस करता है उसको हम बल्ब कहते हैं। तो उसका जो बल्ब है अगर मॉइस्चर से अफेक्टेड नहीं है, मॉइस्चर से अफेक्टेड मतलब कि उसके बल्ब पे ना ही कंडेंसेशन होना चाहिए प्रोसेस और ना ही इवेपोरेशन का प्रोसेस होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है वो प्योर मतलब मॉइस्चर से अफेक्ट नहीं होगा, वो प्योर टेम्परेचर मेज़र करेगा, ठीक है ना। सेंसिबल टेम्परेचर, प्योर सेंसिबल टेम्परेचर मेज़र करेगा। तो ड्राइबल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर व्हेन इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी एयर को फ्लो कराते हैं और उसमें ऐसी फ्रीली छोड़ देते हैं, तो जो टेम्परेचर मेज़र होता है वो आपका ड्राइबल टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर देखो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर, उसी तरीके का थर्मोमीटर कोई स्पेशल नहीं लाना है। व्हेन इट्स बल्ब सराउंडेड बाय वेट क्लॉथ एंड एक्सपोज्ड इन सेम एयर। अब देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, हम टॉवेल लेते हैं, तो जो ऐसे सूखा टॉवेल है उसका टेम्परेचर मान लो सराउंडिंग टेम्परेचर 35, तो उस टॉवेल का भी टेम्परेचर 35 के आसपास ही एग्जिस्ट करेगा। हम क्या करें उसको 35 डिग्री के वाटर में, 35 डिग्री एक बोले वेसल ने उसमें भी वाटर रख दें और उसमें वाटर का टेम्परेचर भी कितना 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें और उस टॉवेल को उसमें डिप कर दें। तो जैसे ही उस टॉवेल को इसमें डिप करेंगे, डिप करने के बाद निकालेंगे और फिर उसको उसमें क्या कर देंगे, एक रोप में उसको टांग देंगे। तो थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इतना तो आपने हमेशा ध्यान दे गया होगा कि यहाँ पे जो अगर हम कोई भी गीला कपड़ा लेते हैं जिसका टेम्परेचर 35 डिग्री है और उसको डिप करते हैं पानी में जिसका टेम्परेचर, अब देखो घर पे अगर कपड़े धोता है इंसान तो वो क्या करता है, पानी ना तो बॉईल करता है मोस्टली और ना ही उसको ठंडा करता है, नॉर्मल वाटर लेता है और उसमें डिप करता है, और डिप करने के बाद जब उसको टांगता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ
तो डिक्रीज़ होता है तो कहाँ तक डिक्रीज़ होता है, तो उसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर होगा वो होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है कि जैसे ही हम इस निब में एक कपड़े को गीले कपड़े को हम क्या कर देंगे, बांध देंगे। अब बांधने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर मूव कराएंगे फ्रॉम द सेम इन द सेम एयर। उसी एयर में जब मूव कराएंगे तो उस कपड़े का टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट करेगा। थोड़ी देर ऐसे 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 करते रहेंगे तो टेम्परेचर, अब ऐसा तो नहीं है कि डिक्रीज़ होते होते -5 तक पहुंच जाएगा, कुछ टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। तो सपोज दैट कि 35 एयर का सराउंडिंग टेम्परेचर था, आपने जो वेट क्लॉथ लिया उसको ऐसे ऐसे थोड़ी देर मूव कराया तो इसका टेम्परेचर आ गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। इसको हम देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम डीबीटी से भी लिखते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर को हम WBT शॉर्टकट है, इससे भी लिखते हैं, या इसको हम कई बार सिंबल डिनोट कर देते हैं, ड्राइबर मतलब DB, और इसको हम डिनोट करते हैं वेट बल्ब। ठीक है, ये सब इन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है। It is the temperature of air recorded by the thermometer when water vapor present in it begin to condense। मतलब कि हम क्या करें, एक एयर को लें, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करना स्टार्ट करें, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे कंटिन्यूअसली, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे। सपोज दैट उसका टेम्परेचर 35 था, हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया, 30 आ गया, फिर और डिक्रीज़ किया, 25 आ गया, और डिक्रीज़ किया, 20 आ गया, और डिक्रीज़ किया, 19 आ गया, और डिक्रीज़ किया, 18 आ गया, और डिक्रीज़ किया, 17 आ गया। अब हम 17 पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उस एयर में जो वाटर वेपर अवेलेबल था, यहाँ पे इस कंडीशन में जो वाटर वेपर है वो तो सुपर हीटेड है, मतलब वो कैसा है, ड्राई वेपर है। कैसा है, ड्राई वेपर है। अब उसको हम क्या करें, हमें भी पता है कि अगर ड्राई वेपर को या सुपर हीटेड वेपर को कंडेंस करते रहेंगे तो एक टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन कंडीशन पे आ जाएगा और फिर उसका फेस चेंज होने लगेगा, ये तो हम जानते हैं, है ना। तो इसको हम डिक्रीज करते रहेंगे, तो सपोज दैट ये 17 क्या हो गया, सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया। अब जैसे ही हम थोड़ा सा टेम्परेचर और डिक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, तो देखो क्या लिखा है, इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर व्हेन वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट बिगिन टू कंडेंस। तो जब ये कंडेंस हो जाता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सॉरी, इसको बोलेंगे इट इज़ द सैचुरेशन टेम्परेचर, इट इज़ द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। मतलब देखो इसको एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल इसका ले लो। मान लो आपका सराउंडिंग एयर है, उसका टेम्परेचर कुछ है 35 है। अब विंटर सीजन में आ गया तो उसी एयर को क्या होने लगता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है 15 तक चला जाता है। तो जैसे ही मॉर्निंग का टाइम होता है तो अब टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज़ होता है। ज़्यादा डिक्रीज़ होने पे उस एयर का टेम्परेचर उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी नीचे चला जाता है, और जैसे ही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे जाता है तो वो क्या होने लगता है, वो कंडेंस होता है। कंडेंस की वजह से लिक्विड फॉर्म जनरेट होता है। लिक्विड फॉर्म क्या होता है, वेट होता है। तो ये क्या करता है, धीमे धीमे आके सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे बैठना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम कहते हैं फॉग। इसको क्या कहते हैं, फॉग। इसका एक ये डायग्राम समझ लो, ये मान लो कोई एयर है, ठीक है ना, ये TH डायग्राम है, ठीक है ना। ये मान लो कोई एयर है, तो अब देखो एयर में जो वाटर वेपर है वो कैसा है, वाटर वेपर सुपर हीटेड कंडीशन में है, क्योंकि ये सैचुरेटेड लिक्विड, ये सैचुरेटेड वेपर, ये सुपर हीटेड, तो ये कैसा है, सुपर हीटेड फॉर्म में, तो ड्राई है। अब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ये T है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर तो हमने चेंज नहीं किया, तो इसका कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसा होता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसा होता है। तो ऐसे टेम्परेचर डिक्रीज होते होते यहाँ तक आएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आया, अब हमने टेम्परेचर और डिक्रीज करना है, तो प्रोसेस ये होता है ना, कूलिंग हो रही है, तो ये कूलिंग हो गया, फिर उसके बाद ये फेज चेंज होगा, फिर ये कूलिंग होगा। तो जैसे ही यहाँ पे आता है तो अब ये कंडेंसेशन स्टार्ट होता था। इसी प्रेशर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, DPT, ये आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, साइकोमीटर क्या होता है। देयर आर मैनी साइकोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर साइकोमेट्रिक टर्म, ठीक है ना। ये जो साइकोमेट्रिक टर्म अभी पढ़ाए थे, इनको मेजर करने के लिए जो भी इक्विपमेंट होता है उसे हम साइकोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। इनमें से एक जो बहुत फेमस है वो होता है स्लिंग साइकोमीटर, SLING। स्लिंग साइकोमीटर इज़ वन ऑफ द
वन ऑफ देम विच वाइडली यूज, इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, एक सेटअप होता है जिसमें दो थर्मोमीटर फिक्स होते हैं। एक थर्मोमीटर का बल्ब फ्री होता है और एक थर्मोमीटर का बल्ब क्या होता है, वेट क्लॉथ से कवर्ड होता है। तो जो वेट क्लॉथ से कवर्ड होगा वो क्या मेजर करेगा, वेट बेल्ट टेम्परेचर मेजर करेगा, और जो नहीं कवर्ड होगा वो क्या करेगा, ड्राई बेल्ट टेम्परेचर से मेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हैंडल लगा दिया, हैंडल को हम पकड़ते हैं और इस तरीके से रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों थर्मोमीटर लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे घूमते हैं। जब हम उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं, और थोड़ी देर बाद ये ड्राई बेल्ट टेम्परेचर रीड करेगा और ये वेट बेल्ट टेम्परेचर रीड करेगा। तो ये आपको था साइकोमेट्रिक बेसिक्स क्या होता है, साइकोमेट्रिक टर्म क्या होता है, और सिंक साइकोमीटर क्या होता है, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे और कुछ थोड़े थोड़े डेरिवेशन या फार्मूला करा देंगे, ठीक है ना। तो घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।